आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और नमस्कार। मैं आता हूँ मीनू जैन जी आपके पास। मैं इस बीच में आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात का गढ़ टूटता हुआ नज़र आ रहा है और इतनी ख़ास तरह से टूट रहा है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि कुछ सीटें उनके हाथ से ऑलरेडी फिसल चुकी हैं और 26 में 26 का सपना मिट्टी में मिल चुका है। इससे पहले कि मीनू जी मैं आपसे प्रश्न करूँ, ये गुजरात का यहाँ पर मैं एक मैप दिखाना चाहूँगा। 5 रीजन्स हैं। कच्छ, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, सौराष्ट्र ग्रीन में और येलो के अंदर साउथ गुजरात। इसमें खास तौर से बनासकांठा की सीट जो है, इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो बीजेपी के हाथ से निकल गई है। गेनीबेन वहाँ से कांग्रेस की कैंडिडेट हैं और ये सीट जा चुकी है। कच्छ में सिर्फ एक ही सीट है, जो नॉर्थ गुजरात है उसमें 4 सीटें हैं। उसमें बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा और मेहसाणा है। इन 4 में से उम्मीद की जा रही है कि करीब-करीब 2 सीटें कांग्रेस झटक कर ले जाएगी। इसके अलावा सौराष्ट्र के अंदर जो राजकोट दिखाया गया है वहाँ पर पिंक कलर के अंदर, तो सौराष्ट्र की सीट रूपाला के चक्कर में फँस गई है और अब राजपूत समाज का जो बायकॉट बीजेपी है, अब फैलता चला जा रहा है। ना केवल राजपूत समाज बल्कि 3-4 और वर्ग हैं समाज के, वो राजपूतों के साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने भी कह दिया कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ जो ट्राइबल सीटें हैं यहाँ पर जो कि दाहोद की सीट है, पंचमहल की सीट है और साथ में ही जो भरूच की सीट है, ये भी फँस गई है। भरूच में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो ट्राइबल हैं और उनके जीतने की। तो इस बार अंदाज़ा ऐसा है कि बीजेपी के खिलाफ जिस ढंग से लोगों की जो जागृति आई है और जिस ढंग से लोगों के मन में उनके प्रति एक विकृति आई है, तो शायद इस बार बीजेपी को गुजरात के अंदर कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो आज तक उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। हमारे गुजरात के मित्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऑलरेडी गुजरात में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और गुजरात में कांग्रेस ने आखिरी मिनट के अंदर आके कुछ ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए जो उनको विनिंग प्लेटफ़ॉर्म पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए आज 5 से लेके 10 सीटें गुजरात की फँस गई हैं 26 में से और उनमें से कुछ सीटें तो बिल्कुल कन्फर्मेशन के तौर पे है कि हाँ, बीजेपी हारने जा रही है और नरेंद्र मोदी के लिए एक भी सीट गुजरात में हारना उनके लिए वो पर्सनल डिफीट जैसा है। एक तरह से उनका जो क्या कहते हैं ना अहंकार है, उसके ऊपर चोट आएगी उसके ऊपर। तो यहाँ पर वो चोट आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि गुजरात का गढ़ टूटा, तो समझो समझो मोदी जी के हाथ से इंडिया छूटा। आज ऐसे हालात हो गए हैं। मीनू जैन जी, शुरुआत हो गई। ये जो गुजरात से जो समाचार आ रहे हैं, ये खतरनाक है और ये भाजपा को इतनी जल्दी साँस लेने नहीं देंगे। मीनू जैन जी। आपने जो बताया गुजरात से, जो आपने काफी डिटेल्स बताई हैं, तो ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है। और ये डेवलपमेंट्स जो हैं बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि अभी तो बुरी तरीके से कांग्रेस की थ्रेशिंग हुई है विधानसभा चुनावों में। बीजेपी की 156 सीटें, इफ आई एम करेक्ट, कि 156 सीटें मिली हैं बीजेपी को वहां पर, और कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है वहां पे। और ऐसा क्या हुआ इस 1.5-2 साल के अंदर अंदर कि जो लोकसभा की सीटें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ, जिसको कि कुछ रुझान जो आपके बता रहे हैं कि भी कांग्रेस की तरफ, उसकी तरफ रुझान जा रहा है। तो दिस शोज की अगेन वही बात आ जाती है कि जो फटीग अगर गुजरात में सेटल इन हो गया है, तो वो तो पूरे देश में ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। क्योंकि गुजरात के लोगों को एक मोदी से जो एक एफिनिटी है कि हमारी अस्मिता का प्रतीक है, गुजराती है और प्रधानमंत्री है देश का, अगर वहां पे उनको ऊब होने लगी है, या वो एंटी इनकम्बेंसी बोल देते हैं आज की भाषा में, चुनावों की भाषा में जिसको, अगर वो वहां पे आ रही है, तो ये तो एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है मोदी जी के लिए। और मुझे तो ये अचरज हो रहा है कि मोदी और अमित शाह ने ये जो पुरुषोत्तम रुपाला के स्टेटमेंट के बाद जो यहाँ पे रायता फैल गया और पूरे देश में फैल गया, वो राजस्थान में देखिए तो, और मध्य प्रदेश में देखिए तो राजपूत उबाल खाए हुए हैं सब, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। ये लोग, मतलब नहीं तो होना चाहिए ये था कि इमीडिएट ये लोग वहां पहुंचते गुजरात। ये एक मेरे लिए विचार का विषय, मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग अभी तक उसको डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे क्यों नहीं। और या पुरुषोत्तम रूपाला भरते हैं अगर फॉर्म, तो ये एक सोचने वाली बात होगी कि इनको इसका मतलब क्षत्रियों के वोटों की पड़ी नहीं है मोदी जी को। लेकिन ये तो क्षत्रिय वोट की बात होगी, पुरुषोत्तम रूपाला की बात होगी।
अब आपने 5-6 सीट के करीब बताया कि गुजरात में ये स्थिति है। तो देखिए, जैसा आपने कहा कि गुजरात की एक सीट भी हारना मोदी जी के जो ताज है ना, उसका एक हीरा निकल जाना है। एक पंख जो फीदर इन हिज कैप है, वो एक कोई जैसे नोच के ले जाए, वो उस तरीके की चीज है। और ये देखिए, ये जहां क्योंकि गुजरात से ही चली थी ये जो इसका जो जेनेसिस है, ये जो क्या कहेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में बीमारी, ये गुजरात से ही पैदा हुई है। तो ये वहीं से इसका एंटीडोट निकलेगा। ये जो आप डेवलपमेंट्स बता रहे हैं, मतलब ये एक बहुत अचरज की घटना है दिनेश जी मेरे लिए तो, कि गुजरात में ये बात आना कि कुछ सीट हार रहे हैं, कुछ मतलब चाहे एक भी हार रहे हैं तो भी एक बहुत बड़ी बात है। बाकी का मैं आपको उत्तराखंड का भी बता दूं, जिसकी चर्चा जरा कम हो रही है। देखिए, यहाँ जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे, हो भी गए थे, तब भी उस तक भी ये हो रहा था कि पांचों सीट बीजेपी की जानी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इसको एक हिंदू राज्य, हिंदू प्रांत बनाने की इनकी तैयारी है, पूरी तरीके से भगवा रंग में रंगने की। आप देखेंगे कि यहाँ चारों धाम है, ऑल वेदर रोड बन रही है, हरिद्वार यही है, यूसीसी सबसे पहले यही आया, जबकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी नहीं है। तो यहाँ पे ये था कि पांचों सीट जाने वाली है। लेकिन जब से नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हुआ दिनेश जी, तो सबसे पहले तो पौड़ी की सीट पे अचानक से नॉमिनेशन फाइल होते ही हवा बदल गई कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में। और आज बिल्कुल, मतलब आज लास्ट की जो रिपोर्ट है कि गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं, और अनिल बलूनी जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो चुनाव हार रहे हैं। ये उसके बाद है जबकि डबल इंजन की सरकार है, बहुत पैसा और संसाधन और डेडिकेटेड काडर बीजेपी का और संघ का भी है। दूसरी सीट है टिहरी गढ़वाल की, वहां पे एक नया कैंडिडेट आया है, बॉबी पवार, 26 साल का लड़का है, माता उसकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। लेकिन यहाँ पे जो भर्ती घोटाले चल रहे हैं, भर्ती के पेपर्स लीक हो रहे हैं, उसमें उसने बहुत, पिछले दिनों जो आंदोलन चले उसकी बहुत सक्रिय भूमिका रही। तो इस वक्त जो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का यूथ है वो बॉबी पवार के पीछे है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा भी बाहर का भी यूथ उसके पीछे है। तो अब ये माना जा रहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी वहां से जीतेगा। तीसरी सीट हरिद्वार की आती है, नीचे प्लेन में आ जाते हैं, जहां से हरीश रावत का बेटा लड़ रहा है। वहां दलित और मुस्लिम वो वोट, और प्लस जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट है, और वहां पे 5 विधानसभा की सीटें भी है कांग्रेस के पास। तो वहां ये माना जा रहा है कि तीसरी सीट ये है। तो आप ये देखिए कि उस लहर में कि मोदी नहीं तो कौन, विकल्प नहीं है, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का करिश्मा, वो सब यहाँ पे हुआ। यहाँ मोदी जी ने यहाँ पे भी भ्रष्टाचार की बात की, यहाँ भीड़ ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। जवाब मांगते हैं ना वो भीड़ से, यहाँ भीड़ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो उनको एकदम समझ में आ गया, मोदी जी एकदम से डम स्ट्रक हो गए और रुके वो 1 मिनट के लिए, और फिर उन्होंने अपनी बदल दिया ट्रैक, दूसरे पॉइंट के ऊपर आ गए। और आज ही सहारनपुर बगल में सीट है, वहां इमरान मसूद तो कांग्रेस के प्रत्याशी, आज वहां पे प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है। दिनेश जी, आप ट्विटर पे देखिएगा उसकी तस्वीरें, अनप्रेसिडेंटेड, मतलब किसी को इमेजिनेशन में भी नहीं था कि इतनी भीड़ रोड के ऊपर इतनी गर्मी में उतर के आएगी। भयंकर जन सैलाब वहां उमड़ रहा है। तो अब सहारनपुर से कांग्रेस की सीट का को जीत जाना, वहां भाजपा की है ये सीट वैसे, तो वहां से जो इमरान मसूद का जीत जाना, तो ये तो एक सर्किट जैसे बन गया है यहाँ पे, हरिद्वार, सहारनपुर, टिहरी और पौड़ी। और जो 2 सीट और है जो उत्तराखंड की, वहां के दोनों प्रत्याशी वो ये कह रहे हैं जनता से कि भाई हमने जो गलतियां की हैं उसकी सजा मोदी जी को मत देना। अब ये देखिए कि वहां भी उनको ये नहीं कि हम कुछ परफॉर्म कर पाए और जनता नाराज है। तो यहाँ तो उत्तराखंड में तो अचानक रोचक हो गया है चुनाव। तो ये इस तरह की जो रोचकताएं जो मैंने बताई हैं, मैं तो कह रही हूँ जैसे जैसे एडवांस होगा ये इलेक्शन, इस तरह के रोचक बातें, रोचक डेवलपमेंट्स मुझे लगता है ओवर इंडिया होने वाले हैं। और जो आपने 160 का की बात कही है, ये तो अभी 4 तारीख बताएगी, लेकिन ड्रास्टिकली इनका नीचे जाएगा ग्राफ, मुझे ऐसा लगता है। जी जी अब मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, उससे पहले एक बैकग्राउंड थोड़ी-सी मैं दे दूँ आपको, कि आज एक सनसनीखेज खबर है कि ख़ास तौर से बड़ी रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इस साल के अंत तक अपने एटम बम्स की संख्या को 200 से अधिक ले जाएगा। ऑलरेडी वो टच कर चुका है। इसके ऊपर एक कल बड़ा एपिसोड आप लोग देखिएगा मेरी ओर से, जो आ रहा है चाइना के एटॉमिक पावर के ऊपर और भारत की और पाकिस्तान के एटॉमिक पावर के ऊपर, क्योंकि अब जैसे-जैसे दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो रही है, अब देयर आर ऑप्शंस फॉर द पीपल नाउ टू यूज़ इट एज़ अ डेटरेंट एंड मे बी
शायद हो सकता है ईरान दुनिया का पहला ऐसा वाहिद मुल्क बन जाए या इज़राइल पहला ऐसा वाहिद मुल्क बन जाए, जो एटम बम का यूज़ करे। तो यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूँगा चित्र आपको कि एटम बम की विभीषिका कैसी होती है और इस टाइम की डोंगफेंग मिसाइल्स जिनको कि कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम कैच नहीं कर सकता, चाइना ने तैयार कर ली हैं और चाइना के पास 500 से ज़्यादा इस टाइम हो गए। पिछले 5 सालों में 250 से 500 पे आ गए। उनका एम जो है 2030 ये नंबर गलत है यहाँ पर, 1000 एटम बम उनके होंगे और वो चाइना जो रशिया और अमेरिका की लीग में आना चाहता है। पाकिस्तान 200 क्रॉस कर रहा है अभी इसी विंटर में और इंडिया सिर्फ 165 पे है। तो भारत के लिए बढ़ते हुए खतरे इसके ऊपर एक विशेष रूप से विस्तारित एक आप पूरा हमारा अंक देखिएगा, हम आपके सामने लेकर आएँगे। अ, खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं ईरान और इज़राइल हालात ऐसे हैं कि ईरान के एटम बम इस टाइम मिसाइल के ऊपर तैनात हो चुके हैं, मैं आपको बताऊँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई एटम बम कहीं गिराता है तो उस मिसाइल को अगर आप इंटरसेप्ट भी कर लेते हो, खास बात है मैंने पढ़ा उसके बारे में। अगर आप इंटरसेप्ट भी कर लेते हो और आकाश में उसको खत्म कर देते हो, उसके बावजूद वो एटम बम अंदर नीचे एक्सप्लोड होके नीचे गिरता है। तो देयर इज़ नो टेक्निक व्हिच कैन डिफ्यूज़ एटम बम व्हाइल कमिंग फ्रॉम द टॉप एक्चुअली वो सारी समस्या है। तो खतरे बढ़ रहे हैं और भारत के 1.1 करोड़ लोग गल्फ में काम करते हैं। पूरा गल्फ इस टाइम देखा जाए तो शायद हो सकता है तलवार की धार पर बैठा हुआ है। और नेतन्याहू की एक बेवकूफ़ी ना जाने क्या करवा दे क्योंकि ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क है, लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पर 2 आर्मी हैं। एक आर्मी जो रेगुलर आर्मी होती है और एक आर्मी वो है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं और वो इतने कट्टर हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं, वो दिक्कत है। एक छोटी आपसे टिप्पणी चाहूँगा बदलते हुए इन हालात पर और भारत उसका क्या कहते हैं कि विक्टिम बन सकता है बहुत जल्दी, जाने-अनजाने हालाँकि हम युद्ध के पार्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारे इम्पोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारी इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो जाएगी क्योंकि तेल भी वहीं से आता है। एक छोटी टिप्पणी लूँगा, फिर मैं विवेक जी के पास आता हूँ। देखिए न्यूक्लियर फिर आपको जाना भी है शायद, जल्दी जी, जी, किसी और जी। चैनल पे। जी। जी, जी। न्यूक्लियर अटैक के बाद तो देखिए मेरे हिसाब से तो जो भी फर्स्ट करेगा उसका इस्तेमाल, तो वो मेरे ख्याल से तो आत्मघाती कदम है ये। और जो रही बात आपने इंडियंस की कही गल्फ कंट्रीज़ में, तो इंडिया ने तो इज़राइल में भेजे हैं अभी कई हज़ार लोग यूपी से। मतलब यहाँ तो हमारे यहाँ तो रोज़गार है नहीं, तो उन्होंने सेफ जगह पे भेज दिए हैं कि भई इज़राइल में जाके पैसा कमाओ आप। और ऐसे जाने वाले लोग चले गए जिसमें कि डिक्लेयर्ड बैटल जोन है जो डिक्लेयर्ड बैटल जोन है और पेरेनियल 24 घंटे वहां कब पता नहीं कब छिड़ जाए झगड़ा। तो ये चीजें जो है ये जो और जो एस्केलेशन की बात है, देखिए ये तो इंडिया और उसका चलता रहता है। मेरे हिसाब से तो ये डेटरेंट का काम ज्यादा करती हैं ये जो वेपन्स है न्यूक्लियर वेपन्स है, क्योंकि इनको इस्तेमाल करना किसी के लिए भी फायदे की चीज नहीं है। अब आपने मान लिया पाकिस्तान इंडिया के ऊपर करता है, तो इंडिया के भी वेपन्स जाएंगे तो सही ना, छोड़ेंगे तो वो भी। तो नुकसान दूसरे का एक दूसरे का है और ऐसा नुकसान है कि जो कभी मतलब फिर तो वहां एक घास का तिनका भी नहीं उगेगा जिन इलाकों के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के एक जनरल ने कहा था ओपनली, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, कि इफ वी आर पुश्ड टू द वॉल इन पीओके और समवेयर एल्स, व्हाट डू यू थिंक वी विल नॉट यूज़ इट? ये शब्द है हाँ उनके। कहता है फिर जी किसके लिए रखे हैं? अगर आप हमें इतना पुश कर दोगी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो आप बताइए मैं क्या करूँगा फिर मैं? जी, जी। जी, जी। तो ये मेरे हिसाब से डेटरेंट का काम ज़्यादा करते हैं और ज अभी यही है ना, जैसे अब यही है, इसी में ईरान और इज़राइल का जो चल रहा है उसमें यही तो खतरा सबसे बड़ा है कि भई न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो जाए। तो जिसके लिए ये होता है कि कुछ सुलह-सफाई की या कुछ समझ-बूझ की कि भई झगड़ा स्किर्मिश चलते रहे बट फुल फ्लेजेड वॉर ना हो या न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ना हो, उसकी कोशिशें जारी हो जाती है इमीडिएटली उसके तुरंत बाद से। तो मेरे ख्याल से तो धौंस ज्यादा है। देखिए ईरान को खुद को फायदा नहीं होगा, अगर ईरान करता भी है तो क्या इजराइल छोड़ देगा क्या? मतलब इमीडिएट टू एंड फ्रो जाएगा। तो वो तो कहते हैं कि एक का नुकसान नहीं दोनों का ही नुकसान है और आजू बाजू के मुल्क क्योंकि वो तो बड़े कंजेस्टेड इलाके हैं। आजू बाजू के मुल्क जो है वो उनमें बहुत जान का माल का और पता नहीं क्या क्या, मतलब जो आप जानते हैं न्यूक्लियर विंटर हो जाएगी वहां जी, तो जी। क्या होगा? वो एक बड़ा खौफनाक मंजर होगा। जी, बचना बिल्कुल चाहिए सभी मुल्कों को। बिल्कुल आपने सही कहा और सबसे मैंने तो अपनी